हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट कोड BESC 132, जिसका सब्जेक्ट नेम है शिक्षा की संरचना एवं प्रबंधन। तो यहाँ पे हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से रेडी किए गए हैं जो आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर करते हैं। आपको बता दूं, इस PDF में लगभग हम 16 क्वेश्चंस का विद आंसर जो है कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो एग्जाम में इजीली आप पासिंग मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये PDF आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो बिना किसी देरी के जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह की यूजफुल एजुकेशनल कंटेंट मिलती रहे। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं और समझते हैं, और वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिल सकता है। तो यहां कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। शिक्षा आयोग की प्रमुख स्तुतियां क्या थी, इसके निहितार्थों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आपको यहां शिक्षा आयोग की स्तुतियों के बारे में बताना है। तो अगर हम भारत की शिक्षा प्रणाली में बात करें तो भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया गया, और इन आयोगों का उद्देश्य था कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है, जो मूल्यांकन पद्धति है, जो गुणवत्ता है, उसमें किस तरह से सुधार किया जाए और उसको बेहतर बनाया जाए। इसके लिए एक प्रमुख आयोग, जिसे केंद्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, या फिर काका कालेकर आयोग के नाम से जाना जाता है, या इसे आप राधा कृष्ण आयोग के नाम से जानते हैं, तो इसका गठन किया गया। और इसको किया गया 1948 से 1949 के बीच में इसकी स्थापना की गई। और इस आयोग की जो उद्देश्य था वो यही था कि किस प्रकार से समग्र मूल्यांकन में सुधार किया जाए और जो है एजुकेशन क्षेत्र में गुणवत्ता संरचना और जो विधियां हैं उसको सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये आपको इंट्रो में लिखना होगा। फिर अगर हम शिक्षा आयोग की विभिन्न स्तुतियों की बात करें तो इसकी सबसे प्रमुख स्तुति थी वो थी सार्वभौमिकरण, यानी आयोग ने शिक्षा को प्रत्येक नागरिक का अधिकार बनाने की बात की, और इसमें उसने सार्वभौमिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात की, जिससे उसका उद्देश्य था कि समाज के हर व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म और समाज में भेदभाव के सभी बच्चे को कम से कम प्राथमिक शिक्षा मिल पाए। तो ये इसकी पहली स्तुति थी। दूसरा इसकी स्तुति या फिर उद्देश्य कहें तो वो था मूलभूत शिक्षा पर जोर। तो मूलभूत शिक्षा में देखा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको अनिवार्य किया गया और उसकी प्राथमिकता पे जोर दिया गया। आयोग ने यह सुझाव दिया कि बच्चों को शिक्षा का पहला चरण ऐसा होना चाहिए जिसको एकदम सरल बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए, और वो शिक्षा उसके जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। फिर तीसरा स्तुति या तीसरा उद्देश्य कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए शिक्षा। तो आयोग ने यह तय किया कि एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस प्रकार से निर्धारित किया जाए जो भारत की राष्ट्रीय एकता को बढ़ा सके। उसके अलावा इसमें हमें शिक्षक परीक्षण और उनकी भूमिका पे भी विशेष जोर दिया गया, क्योंकि अगर एक शिक्षक ही परीक्षक नहीं होगा, अच्छे तरीके से उसकी जो है शिक्षा पूर्ण नहीं हुई होगी, वो सिखाने योग्य नहीं होगा, तो बच्चे को अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षणों के जो शिक्षक लोग थे, टीचर लोग, उसके परीक्षण पे जोर दिया गया और उनके परीक्षण में सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। फिर आता है इसमें आपका विज्ञान में और प्रौद्योगिकी का समावेश। तो शिक्षा के अंदर विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी को इंक्लूड किया जाए ताकि भारत में जो है अच्छे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण हो सके। इसके अलावा केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि वयस्क शिक्षा पे भी इस आयोग ने जोर दिया। तो ये थी इसकी स्तुतियां। अब अगर हम बात करें इसके निहितार्थ की, तो निहितार्थ में देखिए क्या होता है। निहितार्थ में आपको लिखना है कि क्या ये जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे ये फुलफिल हो पाए या नहीं हो पाए। तो अगर हम बात करें सार्वभौमिक शिक्षा का, तो ये देखिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए आज भी हम देखते हैं खासतौर से जो ग्रामीण और पिछड़े इलाके हैं वहां पे शिक्षा का स्तर आज भी उच्च स्तर पे नहीं है। वहीं अगर हम सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता की बात करें तो उसमें भी कोई खासा वृद्धि नहीं मिली, उनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न कोटि की है। इसके अलावा जो शिक्षा का एक उद्देश्य तय किया गया था राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, तो ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे देश में जो है इतनी सांस्कृतिक भिन्नता है जिसके बीच संतुलन बना पाने में बहुत कठिनाई आ रही है। साथ साथ में देखें तो राज्यों में जो शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक एजुकेशन सिस्टम या कहें कि एक भाषा शिक्षण पद्धति लागू होने में दिक्कत आ रही है। फिर तीसरा था इसका व्यवहारिक शिक्षा का महत्व। तो भारत में आज भी अगर देखें
तो व्यवहारिक शिक्षा या जीवन उपयोगी जो शिक्षा है उसका बहुत अभाव है। अधिकतर हमारी जो शिक्षा है केवल परीक्षा केंद्रित है। आज हमारी जो भी शिक्षा पद्धति है उसका केवल उद्देश्य इतना है कि एग्जाम को बस पास करना है। स्टूडेंट्स के अंदर कोई भी जो है उनमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं लाया जा रहा, उनके जीवन उपयोगी शिक्षण कौशल उनको नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा शिक्षकों की परीक्षण की बात करें तो इसमें भी बहुत कमी देखने को मिली है। आज भी जो टीचर्स है वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, उनके अंदर पूर्ण रूप से टीचिंग की क्षमता नहीं है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया था ये पीडीएफ हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन ये पीडीएफ क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो उसके लिए आपको ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए। तो इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देखेंगे तो यहां स्क्रीन पे ही वीडियो में आगे मैं आपके लिए पासवर्ड डाल दूंगा जिसकी मदद से आप इस पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह आपसे पूछता है विविध प्रकार के केंद्र प्रायोजित विद्यालय पद्धति और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनके योगदान की परिचर्चा कीजिए। तो विभिन्न प्रकार की जो विद्यालय पद्धति है उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम भारत में शिक्षा व्यवस्था की सुधार के लिए बात करें तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझा जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित विद्यालय पद्धति है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, समावेशिता और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और इन पद्धतियों के अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य ना केवल प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना था बल्कि उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी दक्षता में सुधार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करें तो इसमें लिख सकते हैं केंद्र प्रायोजित जो विद्यालय पद्धति थी उसमें सबसे पहली पद्धति आता है आपका SSA जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। तो इस योजना को 2001 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, खास तौर से जो प्राइमरी एजुकेशन है। और ये एजुकेशन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रति जो है उनमें जागरूकता फैलाने का काम करता है और सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए इस सर्व शिक्षा अभियान SSA की शुरुआत की गई। दूसरा इसमें देखते हैं पद्धति में तो दूसरी पद्धति आती है आपका RMSA जिसे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा विद्यालय कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इसका उद्देश्य था कि कक्षा 9 से 12वीं तक का जो शिक्षा है उसका विस्तार किया जाए, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। और इस योजना का उद्देश्य था कि उच्च माध्यमिक जो शिक्षा है वो केंद्रीकृत हो और इसके अंतर्गत स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, शिक्षक परीक्षण किया जाए, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए और छात्र शिक्षक अनुपात में वृद्धि की जाए। फिर आता है तीसरा केंद्रीकृत योजना में देखते हैं मिड डे मील योजना जिसे 1995 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को एक पोषक आहार मिल सके क्योंकि स्कूलों में यह समस्या देखने को मिल रही थी क्योंकि बच्चों को भोजन का अभाव था जिसकी वजह से वो स्कूलों में नहीं टिक पा रहे थे। तो बच्चों को स्कूल में टिकाने के लिए जो है आहार योजना की शुरुआत की गई मिड डे मील जिसमें कि सभी बच्चों को एक गुणात्मक जो है अच्छी पोषक तत्वों वाला भोजन प्राप्त करने की, प्रदान करने की कोशिश की गई। फिर आता है इसमें आपका समग्र शिक्षा योजना जिसे कि इस 2018 में लागू किया गया और इसको जो है शिक्षा की योजनाओं को देखे साथ में जोड़ते जोड़ते समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया और इसके अंतर्गत जो प्री प्राइमरी था वहां से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा को शामिल किया गया। और इसमें इस योजना के तहत स्कूलों में नई तकनीक और शिक्षक परीक्षण, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों के सुधार पे ध्यान दिया गया। फिर आता है आपका लास्ट आता है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। इसमें देखिए ICT जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी था उसका खासा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ICT का यूज किया गया एजुकेशन में ताकि जो पाठ है उसको और रोचक बनाया जा सके, डिजिटल चीजों का एजुकेशन सिस्टम में यूज किया जा सके और जो टीचर है उसको भी डिजिटल तरीके से पढ़ाने के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। तो ये था आपका केंद्रीकृत जो है इसमें आयोग आ गए। फिर आता है आपका कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में क्या योगदान रहा इन सब चीज़ों का। तो देखिए जाहिर सी बात है अगर किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होगा जैसे कि शौचालय, स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, वहाँ पे खेल कूद के मैदान होंगे तो इससे स्टूडेंट्स की जो है समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ स्कूलों में जो है एजुकेशन की व्यवस्था में भी सुधार आएगा। फिर अगर हम शिक्षक के परीक्षण की बात करें और उसकी क्षमता निर्माण की बात करें और उसको अगर डिजिटाइजेशन किया गया, डिजिटल तरीकों और तकनीकों का प्रयोग करने दिया तो एक टीचर और शिक्षक के कौशल दोनों में ही विकास होगा।
फिर समावेशिता और समानता की बात करें तो इसके अंतर्गत यह ध्यान रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा सभी को मिले, मिड डे मील मिले, एसएसए और आरएमएस जैसी जो योजनाएं थी उसे समाज के विभिन्न वर्गों के मुख्य धारा में शामिल किया गया और सभी तक शिक्षा की पहुंच को आसान किया गया। फिर इससे सीखने का समग्र दृष्टिकोण विकसित किया गया जिसमें कि हम आईसीटी का जो समावेश होता है, जिससे होता क्या है कि स्टडी को और अधिक जो है इंटरेक्टिव बनाया जाता है और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक बनाया जाता है ताकि वो इजीली समझ विकसित कर सके। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। RUSA के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं, इसके प्राथमिक घटकों की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहां पे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RUAS, इसके बारे में बताना है। तो अगर हम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था 2013 में और इसका उद्देश्य था कि जो उच्चतर शिक्षा है उसके क्षेत्र में सुधार किया जा सके। इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता किया जा सके और उच्चतर शिक्षा से यहाँ मतलब है, देखिए इसका मेन एम था जो भी विश्वविद्यालय हैं और कॉलेजेस हैं उनकी गुणवत्ता सुधारें, उनमें समानता लाए, समावेशन लाए और उनके एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाए। तो केंद्र सरकार का यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जो केंद्र था या फोकस था वो विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस पे था। तो इसके अगर हम मार्गदर्शन के सिद्धांत की बात करें तो इसके मार्गदर्शन के सिद्धांत में लिख सकते हैं कि गुणवत्ता और उत्कृष्टता। जो भी यहाँ पे देखते हैं कि कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, तो उनको किस प्रकार से जो है इसके अंतर्गत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशासन है उसकी गतिविधियों को उत्कृष्ट बनाया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि उच्चतम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इसके अलावा इसका एक और उद्देश्य था समावेशिता और समानता, यानी कि जितने भी वर्ग के लोग हैं किसी भी के साथ बिना भेदभाव के सभी को उच्च शिक्षा मिल सके, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में प्रवेश ले सके। खास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग हैं उनको समान अवसर दिलाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा इसमें शैक्षिक समृद्धि पे ध्यान दिया गया। इसमें कोशिश की गई कि शिक्षा में नवीनतम और ज्ञान के उत्पाद पे केंद्रित किया जाए और ऐसे अभियान और ज्ञान का विस्तार दिया जाए जिससे कि शोध के द्वारा बच्चे उच्च शिक्षा के सामूहिक विकास में पार्टिसिपेट कर सके। फिर आता है आपका प्रौद्योगिकी का समावेश। इसके अंदर भी उच्च शिक्षाओं में आईसीटी का यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया, जिससे छात्रों के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए और ये डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से छात्रों में एजुकेशन का जो है डेवलप करने की कोशिश की गई। फिर आता है इसमें आपका स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता। इसके अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे उनको इंडिपेंडेंट दी गई, स्वायत्तता दी गई कि वो अपने अनुसार जो है अपनी अकादमिक स्वतंत्रता बढ़ा सके, अपने अनुसार प्रशासनिक कार्य कर सके, उसमें सुधार कर सके, अपने अनुसार शिक्षा नीति बना सके और पाठ्यक्रम का चयन कर सके। तो इसके अब हम RUAS के प्राथमिक घटक की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका पहला आ जाता है क्वालिटिव एनहांसमेंट, यानी कि क्वालिटी पे बढ़ाने पे फोकस किया गया, जिसमें कि पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षण की पद्धतियां और शिक्षण की सामग्री और मूल्यांकन पद्धति, तो इन सब चीज़ों में सुधार किया गया। फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट। तो इसमें छात्रावास, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, खेल की सुविधाएं हो गई, प्रयोगशाला हो गया, लाइब्रेरी हो गई, तो इन सब चीज़ों का कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और विश्वविद्यालयों में निर्माण किया गया। फिर आता है आपका समावेशिता और समान अवसर, खास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या बच्चे हैं उनको विश्वविद्यालय, कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रोत्साहित किया गया। शोध और नवाचार पे ध्यान दिया गया, इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए गए, विकासात्मक कार्य शुरू किए गए, प्रैक्टिकल किए गए, इसके अलावा प्रयोगशाला वगैरह का इसमें विकास किया जाता है। फिर टीचिंग एंड लर्निंग इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है। इसमें ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली का प्रयोग होता है, मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग होता है और डिजिटल परीक्षण पे, शिक्षण पे ध्यान दिया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका, इसमें आपको पूछा गया है स्वशासन, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी। देखिए ये तीनों ही एक ही शब्द है, तीनों में से अगर कोई भी आए आंसर आपको एक ही सेंस में लिखना है। स्वायत्तता, स्वशासन और ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है? गुणवत्ता आश्वासन के लिए इसके लाभ सहित शैक्षिक संस्थान में आवश्यक विविध प्रकार के स्वशासनों
की परिचर्चा कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन इतना लंबा पूछ दिया है कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बताना है स्वशासन या फिर स्वायत्तता या फिर ऑटोनॉमी का अर्थ। तो देखिए स्वशासन, स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी एजुकेशन संस्था या संगठन को अपनी कार्यप्रणाली, अपने निर्णय और अपने नीति निर्धारण और अपने संसाधनों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, स्वशासन यानी कि खुद के द्वारा एक संस्था जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो ये तय कर पाए कि उसे किस प्रकार के निर्णय लेने हैं, क्या कार्य करने हैं, अपने संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है, इसको हम स्वशासन या स्वायत्तता एजुकेशन क्षेत्र में कहते हैं। तो इसके मदद से क्या हेल्प मिलेगी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपने में लचीलापन ला पाएगा, सुधार कर पाएगा और नवाचार ला पाएगा, जिससे एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा। तो अब इसी के आपको लाभ बताने हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो लाभ में देखिए, किसी को भी अगर हम निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे देंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है अपनी शिक्षण पद्धतियों को निर्धारित कर पाएगा कि हमें किस मेथड से बच्चे को सिखाना है, अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर पाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, इसके अलावा कार्यों को किस प्रकार से करना है, ये सभी निर्णय एक जो है स्वायत्तता पूर्ण संगठन ले पाएगा। फिर इसमें देखते हैं कि एक और लाभ आता है नवाचार और सुधार में प्रोत्साहन। कक्षाओं में देखिए किस प्रकार से स्कूलों में प्रयोगशाला बने, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ये सारी जो है स्वतंत्रता हम अगर एक संस्था को दे देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा, नवाचार आएगा। इसके अलावा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आएगा। अगर हम फ्रीडम देते हैं तो इससे होगा क्या कि शिक्षक को जो है परीक्षण मिलेगा, पाठ्यक्रम में अद्यतन आएगा, मूल्यांकन पद्धति जो है और शोध गतिविधियां हैं उसमें सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा अगर एक इंस्टीट्यूट को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए तो वो डिसाइड कर पाएगा कि हमें किस प्रकार की योजनाएं बनानी है, कैसे हमें फंडिंग करनी है, क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग लेने की जरूरत है या निजी निवेश की जरूरत है, जिससे वो अपना और विकास कर पाएंगे। इसके अलावा छात्र केंद्रित सुधार पे भी ध्यान दिया जाता है। छात्रों के लिए जो है इसमें पढ़ाई की शैली कैसी होगी, मूल्यांकन पद्धति कैसी होगी, पाठ्यक्रम कैसा होगा, ये सारा कुछ वो डिसाइड कर पाएंगे। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार भी देखिए बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आएगा जैसे कि हमने उसके लाभ देखे। तो प्रकार क्या आ जाएगा, शैक्षिक स्वायत्तता। तो शैक्षिक स्वायत्तता यानी शैक्षिक इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगा, एकेडमिक ऑटोनॉमी क्या हो जाएगी, जिसमें कि हम ये फ्रीडम दे देंगे कि वो पाठ्यक्रम निर्धारित कर ले, अपना शिक्षण पद्धति, शोध कार्य और मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें निर्धारित कर ले। प्रशासनिक फ्रीडम अगर उन्हें दे दी जाए तो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये डिसाइड कर पाएगा कि उनको कर्मचारियों की या शिक्षकों की नियुक्ति कैसे करनी है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टूडेंट्स का जो प्रवेश है या एडमिशन सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्रशासनिक स्वायत्तता या ऑटोनॉमी में आ जाएगा। वित्तीय स्वायत्तता की बात करें तो इसमें उनके पास धन कैसे उपयोग करना है, धन आएगा कैसे, बजट कैसे बनाएंगे, संसाधनों का वितरण कैसे होगा, कौन कौन सी चीज़ों से धन इकट्ठा करेंगे, फीस कितनी लेंगे, दान कितना लेंगे, ये सारी चीज़ें वो खुद डिपेंड कर पाएंगे और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सुधार आएगा। संस्थागत ऑटोनॉमी में देखें तो वो अपने मिशंस को और विजन्स को डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे और कहाँ तक फैलाव करना है, पाठ्यक्रम, शिक्षक, पहल, ये सारी चीज़ें क्या क्या आएगी। तो ये काफ़ी इजी आंसर है, आप इसे भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में प्रतिफल आधारित शिक्षा से संबंधित विविध मुद्दों की परिचर्चा कीजिए। तो भारत में प्रतिफल आधारित यानी कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो देखिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी ओबीई क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें कि हम परिणाम पे ध्यान केंद्रित करें, यानी लोगों को या बच्चों को जो है ऐसे दृष्टिकोण से हम सिखाएं और उसके बाद परिणाम पे ध्यान केंद्रित करें कि पढ़ाने के बाद इसका क्या आउटकम आएगा। इसे ओबीई या आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। हिंदी में हिंदी में प्रतिफल आधारित शिक्षा पद्धति कहा जाता है। तो ओबीई में जो निर्धारित किया जाता है कि छात्र को क्या सिखाना चाहिए और उसके अंत में वो किस प्रकार का कौशल या ज्ञान या क्षमता हासिल करेगा, इस पे ध्यान दिया जाता है ओबीई में। लेकिन ओबीई की बात करें तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं भारत में, ठीक है, जैसे कि संस्थागत तैयारियों का अभाव। अगर हम इसके ओबीई के लिए बुनियादी ढांचे की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, शिक्षकों की प्रशिक्षण की बात करें, मूल्यांकन पद्धति की बात करें, तो ये सब चीज़ का भारत में अभी अभाव है। हम इतने कैपेबल नहीं हुए हैं कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उसमें ओबीई एजुकेशन सिस्टम को लागू कर पाए। इसके अलावा मूल्यांकन की चुनौती है। ओबीई में देखिए सभी कॉलेजेस के द्वारा जो है मूल्यांकन करने की अलग अलग
जो है पैमाने बनाए गए हैं, कोई एक सक्षम पैमाने का विकास नहीं किया गया है। जैसे एग्जांपल से देखिए तो जो ओपन बुक परीक्षा है या प्रोजेक्ट है या जो समग्र मूल्यांकन दृष्टिकोण है, तो इनको अपनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। भारत में भी ओपन बुक जो है शिक्षा की बात चली थी, लेकिन इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षकों की, तो उनमें भी परीक्षण की काफ़ी कमी है। जो टीचर्स हैं वो खुद ओबीई से अच्छी तरह से भली भांति परीक्षा नहीं है, जिसकी वजह से वो इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा इसके क्यूरेशन और मानकीकरण की बात करें तो जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके द्वारा आउटकम में अंतर देखा जा रहा है। यानी एक इंस्टीट्यूट जो है अपने पढ़ाए गए पाठ के बाद एक एक्स आउटकम जो है एक्सपेक्ट करता है, वहीं दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो वाई एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो उनके मानकों में और आउटकम में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा समय और संसाधनों की कमी है। ओबीई को पूरी तरीके से लागू करने के लिए देखिए काफ़ी अधिक समय चाहिए और संसाधन चाहिए, और उनके बीच में निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें भारत में अभी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका और उसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे क्योंकि वीडियो आपका ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुका है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बता देना, हम इसका पार्ट 2 भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो व्यावसायिक शिक्षा में आपका कौशल विकास और रोजगार के अवसर पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें आत्मनिर्भरता और उद्यमिता पर ध्यान दिया जाता है। उसमें आपको उद्योग धंधे से संबंधित जो है शिक्षा दिया जाता है, और समाज की आर्थिक वृद्धि के लिए एजुकेशन आपको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, भारत में शिक्षा पद्धति को आकार देने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार CABI किस प्रकार योगदान देता है। तो इसके आंसर्स को भी देख लीजिए। इसमें टोटल आपको 15 से 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।